नमस्कार दोस्तों, M2M क्लासेज में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं यूपीपीसीएस और आरओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 33-32। इससे पहले हमने अच्छे से देखे हैं, सभी प्लेलिस्ट में हैं। और देखो क्लास जो होती है दिन में 2 बजे होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो, जिससे कि डेली आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब इस प्रैक्टिस सेट को मेरे साथ एंड तक करना अच्छे से, और क्वेश्चनों का भी जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहना। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखो महात्मा गांधी से संबंधित है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो इसमें पूछा है कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन भी है, काफ़ी पढ़ा भी होगा आपने, कई एग्जामों में भी देखा होगा। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक कौन सी है जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट की आलोचना की है और उसको बांझ और वेश्या कहा है? सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, द स्टोरी ऑफ सत्याग्रही। देखो महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट की आलोचना की गई है अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो ये जो प्रकाशन हुआ था इसका, हिंद स्वराज का, इन्होंने ये किया था 1908 में, इसकी रचना की थी 1908 में महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में, ये याद रख लेना। और हिंद स्वराज के अध्याय था 5वां, उसमें इन्होंने इसकी वो की है आलोचना। ठीक है, देखो महात्मा गांधी के द्वारा और भी पुस्तकें लिखी गई हैं, वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहली पुस्तक जो लिखी गई थी उसका नाम था लंदन गाइड। ये भी पूछी जा सकती है कि महात्मा गांधी की पहली पुस्तक कौन सी थी, तो लंदन गाइड नाम है उसका। और देखो ऑटोबायोग्राफी भी है महात्मा गांधी की, जिसका नाम है सत्य के मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी क्या है? सत्य के मेरे प्रयोग। देखो सुनो विद्यार्थी भी काफ़ी पूछी जाती है। सप्त महाव्रत, माई अर्ली लाइफ, माई चाइल्डहुड, ये सभी महात्मा गांधी की हैं। और हिंद स्वराज तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, तो इन सभी को भी याद कर लेना। देखो महात्मा गांधी के नाम हैं कई, जिन नामों से महात्मा गांधी को जाना जाता है वो भी बता दूं। जैसे राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को, सभी को पता ही होगा इसके बारे में। महात्मा भी कहा जाता है। देखो महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने, बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इन्हें। और देखो और बताऊं, देखो अर्धनग्न फकीर कहा है इन्हें, और देशद्रोही फकीर, अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर, दोनों नामों से इन्हें विंस्टन चर्चिल ने कहा है, चर्चिल ने, याद रखना। देखो मलंग बाबा खुदाई खिदमतगार ने कहा है इन्हें। भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा था अंग्रेज सरकार ने विश्व युद्ध के दौरान। और क्या कहा था? विश्व युद्ध के दौरान ही कहा था इन्हें केसर हिंद की उपाधि भी दी थी। ठीक है, और देखो आधुनिक युग का अजातशत्रु भी राजेंद्र प्रसाद ने कहा इन्हें। वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा लॉर्ड माउंटबेटन ने। जादुई कहा इन्हें शेख मुजीबुर रहमान ने। तो ये सभी महात्मा गांधी के नाम है, याद कर लेना। देखो महात्मा गांधी के द्वारा कुछ न्यूज़पेपर भी निकाले गए थे। जैसे एक है इंडियन ओपिनियन, ये 1903 में निकाला था इन्होंने साउथ अफ्रीका से 1903 में। क्यों? क्योंकि आपको ये भी जानकारी होगी कि 1893 में बाबा अब्दुल्ला का ये केस लड़ने गए थे साउथ अफ्रीका। ठीक है, 93 में गए थे, 15 में वापस आए थे, 1915 में 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। इसी वजह से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तकरीबन 22 साल रहे थे अफ्रीका में। और देखो द ग्रीन पैम्पलेट भी इनका न्यूज़पेपर है। हरिजन काफ़ी फेमस है, हरिजन 1932 में निकाला था इन्होंने। यंग इंडिया भी इन्हीं का न्यूज़पेपर है। देखो हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, द ग्रीन पैम्पलेट, ये चारों न्यूज़पेपर महात्मा गांधी से संबंधित हैं। इन सभी को अच्छे से रट लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा होता है, जो है निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, या गण कुछ भी कह सकते हो। किसके द्वारा होता है? यानी जो निर्वाचक मंडल ना करो, निर्वाचक गण ही समझ लो। यानी जो इसके निर्वाचन में उपराष्ट्रपति के में भाग लेते हैं वो कौन कौन होते हैं? देखो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। केवल राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर के बनता है उपराष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर के बनता है। केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर के बनता है। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें तो पूछा है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें तो संसद के दोनों सदनों के, दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के ओनली निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें निर्वाचित और मनोनीत ओनली संसद के सदस्य भाग लेते हैं। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के भाग नहीं लेते हैं। देखो राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों भाग नहीं लेते हैं मनोनीत सदस्य?
इसलिए भाग नहीं लेते हैं कि जो मनोनीत किए जाते हैं, संसद में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं, और वो बाद में होते हैं मनोनीत जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। तो जब पहले है ही नहीं तो वो भाग कहाँ से लेंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो वो मनोनीत हो जाता है, उसके बाद होता है फिर उपराष्ट्रपति का। तो फिर वो उपराष्ट्रपति के में सभी भाग लेते हैं, ओनली संसद के सदस्य भाग लेते हैं, याद रखना। तो देखो, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर के बनता है ये जो उपराष्ट्रपति बनता है। क्या बताइए, कौन सा सही होगा आपके हिसाब से? या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर के बनता है? तो देखो, इसमें पहला सही है। दूसरा देखो, केवल राज्यसभा, ये गलत है। निर्वाचित मैंने बताया ओनली राष्ट्रपति के में लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के में दोनों लेते हैं। केवल लोकसभा नहीं होगा। तो संसद के दोनों सदनों के टोटली सदस्य इसमें भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, आर्टिकल 66 एक है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये सभी अच्छे से समझ लेना इन सभी को। और देखो, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, जो पद्धति होती है इसमें, वो मतदान आनुपातिक यानी समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति होती है। एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति होती है इन दोनों के चुनाव में, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। देखो, आपने संवैधानिक विकास को पढ़ा होगा तो ये निश्चित क्वेश्चन करोगे। क्या आपने उसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा है? तो देखो, बिल्कुल पढ़ा होगा। चार्टर एक्ट 1833 पढ़ा होगा, 1919 भी पढ़ा होगा। लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो देख सकते हो ये तीनों सही हैं, ऑप्शन डी इसका गलत है। प्रोटेक्शन ऑफ जो सिविल राइट एक्ट है ये 1955 का जो कानून है ब्रिटिश शासन में संविधान के विकास में ऐतिहासिक नहीं है, याद रखना। देखो, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 का है, इस अधिनियम में जैसे अस्पृश्यता यानी छुआछूत का प्रचार आचरण करने और उसके अलावा उससे उपजी जो निर्योग्यताएं होती हैं उनको लागू करने, इसके अलावा उससे संबंधित जो बातें होती हैं या फिर दंड उसमें शामिल करने के संबंध में इसमें दंड का प्रावधान होता है, तो समझ सकते हो। और देखो, 1955 में ही अस्पृश्यता जो अपराध है अधिनियम बनाया गया था, जो जून 1955 से प्रभावी हुआ था। अस्पृश्यता का अंत जो है, अस्पृश्यता पर कौन सा आर्टिकल है जो रोक लगाता है, कोई बता सकता है? और देखो, इसमें फिर 1976 में संशोधन किया गया था, याद रखना। 1955 का जो अधिनियम है इसमें 1976 में संशोधन किया गया था। और अस्पृश्यता के बारे में आर्टिकल है संविधान में 17 मौलिक अधिकारों में 17 ये दिया हुआ है, उसमें उल्लेख है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक साइड में श्रावण ग्रंथि है और एक साइड में हार्मोन है, इसका मिलान करना है। देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डबल स्टार वाला है, समझ लो, इसको रट लेना, निश्चित पूछा जाएगा ये। देखो, इसमें से 1-2 भी आ जाएं तो उसी हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हो। ये जो ग्रंथियां हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सभी। देखो, प्रोजेस्टेरोन ये ग्रंथि जो है इसका श्रावण कहाँ से, नहीं, प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि से किस हार्मोन का श्रावण होता है, बताइए। देखो, इसमें गलत लिख गया है, उल्टा सीधा। एक साइड में जो हार्मोन लिखे हुए हैं ये तो लिखी हुई हैं आपके सामने ग्रंथियां, और जो इस साइड में लिखे हुए हैं ये हार्मोन है। ठीक है, देखो, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है इसका जो श्रावण होता है ये बताओ कहाँ से होता है? ये महिलाओं का हार्मोन होता है, और इसमें जो जनन ग्रंथियां यानी अंडाशय द्वारा ये स्रावित होता है, तो इसको आपको बताना है कहाँ से। तो देख लो, इसका एक का हो जाएगा 3। ये महिलाओं का हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये भी पूछा जाता है, ये पुरुषों का होता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन है, वो थायरोक्सिन नहीं, थायरोक्सिन तो दूसरा है इसमें। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये पुरुषों का हार्मोन है, और ये कहाँ से होता है बताओ?
देखो ये टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का है और ये जनन ग्रंथि जो वृषण है वहाँ से होता है इसका स्रावण। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है, इसके नाम में ही देख पा रहे होंगे, थायराइड ग्रंथि से। और इंसुलिन ये अग्नाशय से निकलता है, ये तो पूछा जा चुका है 2023 के पीसीएस एग्जाम में, इंसुलिन वाला। ठीक है, इसका 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। विडाल परीक्षण निम्न में से किस रोग की जांच हेतु किया जाता है? विडाल परीक्षण, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पीत ज्वर, बताइए। देखो विडाल जो परीक्षण है ये टाइफाइड के संक्रमण की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, टाइफाइड के लिए। और देखो इसकी खोज की गई थी, एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था फर्नांड विडाल, 1896 में किया गया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया, विडाल परीक्षण। ठीक है, टाइफाइड या मोती जरा इसे कह सकते हो, टाइफी नामक जीवाणु से होता है। देखो टाइफाइड जो है जीवाणु जनित रोग है, याद रखना। अब देखो इसके सभी ऑप्शनों को देख लो। जैसे पहला है इसमें हैजा, हैजा जो होता है इसके बारे में बताऊं आपको, ये जीवाणु से होता है। हैजा जीवाणु से होने वाला रोग है और इसमें पाचन तंत्र जो है वो प्रभावित हो जाता है। मलेरिया, मलेरिया भी काफ़ी पूछा जाता है, तो ये प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है, उससे होता है। और इससे अगर कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो इसमें इसकी जो जांच है रुधिर परीक्षण करके की जाती है और ये काफ़ी हानिकारक होता है शरीर के लिए। ठीक है, मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है और काफ़ी हानिकारक होता है मनुष्य के लिए। और देखो पीत ज्वर, पीत ज्वर ये विषाणु से होता है और एडीज मच्छर, एडीज मच्छर की वजह से होता है जो पीत ज्वर होता है, याद रखना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है क्या? देखो पहला सही सुमेलित है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में, ये भी ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा में नहीं है, ये गलत है इसमें, ये बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में, याद रखना। ठीक है, इसे सही कर लेना। और ये नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है इसे, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को। ठीक है, और ये तेल शोधन कार्य ये मथुरा में किया जाता है, यानी रिफाइनरी का। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। स्वदेशी रूप से विकसित रूस्टर को भारतीय सेना की उत्तरी कमान को सौंपा गया। रूस्टर है एक ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइल, गुप्तचर प्रणाली, सेल्फ गाइडेड मिसाइल, बताइए। रूस्टर भारतीय सेना में शामिल है और ये क्या है? रूस्टर देखो ये एक ड्रोन है। क्या है? ड्रोन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रखना। और इसको देखो किसने विकसित किया ये भी पूछा जा सकता है। ये जो है ड्रोन यानी रूस्टर जो है जीपीएस सक्षम यानी 3 निगरानी रूस्टर ड्रोन है, हैदराबाद में स्थित है। कर्म ब्रेन सर्विसेज, भारतीय सेना और आरआरयू इन तीनों के सहयोग से इसको बनाया गया है। अब देख लो ये बजट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखरेख सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल करने का फैसला किया है? बताइए किस योजना में? जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत योजना, धनवंतरी योजना, गरीब कल्याण योजना, किस योजना में शामिल किया है? बताओ। आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को, तीनों को किस में शामिल किया है? बजट 2024-25 में ये योजनाएं, बताइए कौन सा सही जवाब होगा। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आयुष्मान भारत योजना में इन सभी को शामिल किया गया है। और आयुष्मान भारत योजना जो शुरू की गई थी 2018 में शुरू की गई थी, याद रखना। कब से? 2018 में शुरू की गई थी और इसमें स्वास्थ्य बीमा जो है मुहैया कराया जाता है। आगे देख लो। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण मधुमेह रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया है? किस जिले में?
वाराणसी, गोरखपुर, झांसी या आगरा में? देखो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में ग्रामीण मधुमेह रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान जो है इसका शुभारंभ किया गया है वाराणसी में। वाराणसी वरुण और अस्सी नदी के मध्य में स्थित है, इसी वजह से इसको कहा जाता है वाराणसी। ठीक है, इस अभियान का जो उद्देश्य है बता दूं आपको, टाइप 2 मधुमेह जो महामारी है उस पर अंकुश लगाना है। महत्वपूर्ण अभियान है ये। मधुमेह जो टाइप 2 मधुमेह हो जाता है उस पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? देखो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो इसमें पूछा है किस क्षेत्र में पाई जाती हैं ये? 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में, कर्क व मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में, महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी दोनों तटों पर, या ठंडे समुद्री तटों पर। देखो ये ठंडे में तो कैसे भी नहीं पाई जाएगी, 18 से ऊपर शीतोष्ण की तरफ जाओगे तो ठंडा ही पड़ेगा, तो यहाँ भी नहीं पाई जाएगी। कर्क व मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तटीय क्षेत्रों में क्यों पाई जाती हैं? कि वहाँ पर आकर के ये जम जाती हैं, तो उसी हिसाब से ये समझ सकते हो। ठीक है, और देखो महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी दोनों तटों पर, ये जरूरी नहीं है क्योंकि महाद्वीप तो दक्षिण क्या बोलते हैं काफ़ी उच्च अक्षांशों तक फैले हुए हैं, तो वहाँ भी थोड़ी पाई जाएगी, ये भी समझ सकते हो। ये कोरल रीफ जो है इसका सामान्यतः देखोगे आप तो 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण, इन दोनों के अक्षांशों के मध्य ही काफ़ी विकास पाया जाता है। आगे देखते हैं आप, इसमें देखो एक साइड में मरुस्थल है, एक साइड में देश है। गिब्सन मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। गिब्सन, देखो सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया तीनों मरुस्थल पाए जाते हैं। सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया ये तीनों का उत्तर से दक्षिण क्रम भी है, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं तीनों। मोजावे मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है? देखो मोजावे पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, लगा देना इसे। और देखो अमेरिका के बारे में एक चीज़ और बता दूं, अमेरिका के पूर्वी जो कैलिफोर्निया प्रांत है उसके प्रांत के डेथ वैली राष्ट्रीय पार्क में स्थित है ये। ठीक है, तो देखो ये भी सही हो जाएगा। और देखो दाश्ते काबिर मरुस्थल ये ईरान में पाया जाता है क्या? तो देखो ये भी सही है। दस्ते लुतो और दस्ते कबीर ये वहीं पाए जाते हैं। अटाकामा मरुस्थल ये चिली और पेरू में पाया जाता है, चिली और पेरू की सीमा पर। तो ये सभी मिलान सही हैं इसमें, 1 2 3 4। निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? देखो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। बॉक्साइट सबसे अधिक उत्पादित होती है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में सोना, हीरा, लोहा, अयस्क, टिन, निकिल ये भी काफ़ी उत्पादित होता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में खाने हैं 2, कालगुल्ली और कुलगाड़ी, ये दोनों फेमस हैं, पूछी जाती हैं। सोने की सबसे बड़ी खाने हैं ये कालगुल्ली और कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा ना गुजरती है? भूमध्य रेखा, देखो भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से गुजरती है, विश्व की 13 देशों से। देखो आपको ये जो रेखाओं पर पड़ने वाले देश हैं ना, इनको आप अच्छे से रिवाइज करो तीनों रेखाओं पर। अगर आप इन सभी को कर लोगे, देखो 13, 16 और तकरीबन 10 कितने हो गए? तकरीबन समझ लो 35-40 के करीब देश हैं। अगर 35-40 देशों की आपको लोकेशन पता चल जाएगी तो उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व उनकी लोकेशन पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी। 8-10 बार रिवाइज करो, निश्चित याद हो जाएंगी सभी। देखो भूमध्य रेखा पर पूछा है, इसमें कौन से देश से गुजरती है? ये सभी देश भूमध्य रेखा पर किस ऑप्शन में पड़ते हैं? देखो भूमध्य रेखा पर ब्राज़ील पड़ता है, देखो ब्राज़ील पड़ता है। जाम्बिया पड़ता है क्या? देखो जाम्बिया तो कहीं नहीं पड़ा होगा आपने, तो इस वजह से इसको तो काट दो। ठीक है, कोलंबिया, क्या कोलंबिया पड़ता है बताइए? देखो कोलंबिया पड़ता है। केन्या और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी पड़ता है, और केन्या भी पड़ता है। तो देखो इसका सही मिलान तो हो गया ऑप्शन बी। इसमें ब्राज़ील पड़ता है, सूडान कहीं नहीं पड़ता है इसमें,
और मलेशिया, मलेशिया पड़ती है क्या? ना इसमें मलेशिया पड़ती है ना सूडान पड़ता है, तो ये दोनों ही गलत हो गए। वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया, वेनेजुएला पड़ता है इस पर विषुवत रेखा पर, बताओ। देखो अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश पड़ते हैं, एक तो पड़ता है आपका इक्वाडोर, कोलंबिया पड़ता है, ब्राज़ील पड़ता है, तो समझ सकते हो ये 3 देश पड़ते हैं ब्राज़ील में, तो उसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में तो। लेकिन वेनेजुएला नहीं पड़ता है, ना इथियोपिया पड़ती है, ठीक है। इसमें ओनली इंडोनेशिया पड़ता है ये एशिया महाद्वीप में, तो ये भी गलत है। देखो विषुवत रेखा पर जो देश पड़ते हैं ना, पहले देखो आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये 3 देश पड़ते हैं। उसके बाद आओगे आप अफ्रीका में, अफ्रीका में कौन कौन से देश पड़ते हैं? सबसे पहले देखोगे तो उसमें गबोन पड़ता है, गेबन भी कह सकते हो, साओ टोम प्रिंसिप भी पड़ता है उसमें। उसके आगे चलोगे तो कौन सा देश आएगा? उससे आगे चलोगे तो कांगो आएगा, फिर उसके आगे आगे आएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, काफ़ी बड़ा देश है। फिर उसके बाद कौन सा देश आएगा? उसके बाद आएगा युगांडा, फिर केन्या और सोमालिया, इस तरह से ये देश आएंगे। फिर एशिया महाद्वीप में पहुंचोगे आगे तो एशिया महाद्वीप में कौन सा देश आएगा? एशिया महाद्वीप में फिर आएगा सबसे पहले मालदीव आएगा, फिर इंडोनेशिया और किरीबाती, ये देश पड़ते हैं, कुल 13 देश विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? बगलिहार परियोजना बताइए। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो बगलिहार परियोजना है ये चिनाब नदी पर है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बगलिहार किस पर है? चिनाब नदी पर। देखो चिनाब नदी पर इसके अलावा सलाल परियोजना भी है, दुलहस्ती, और ये दी हुई है आपके सामने बगलिहार। तो सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती ये तीनों चिनाब नदी पर हैं, जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं। इसके अलावा झेलम नदी भी प्रवाहित होती है जम्मू कश्मीर से, उस पर हैं तुलबुल और उरी। तुलबुल और उरी दोनों झेलम नदी पर हैं। बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल ये तीनों परियोजनाएं चिनाब पर हैं, याद रख लेना इन सभी को। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? बताइए। देखो इसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो झूम कृषि है। झूमिंग कृषि जो होती है पूर्वोत्तर राज्यों में, वो काफ़ी फेमस, वो काफ़ी हानिकारक है उसके लिए, पर्वत वनों के लिए, ठीक है, काफ़ी हानिकारक है ये वातावरण के लिए भी सभी तरह से। देखो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के द्वारा जो पर्वतीय तथा पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें झूम कृषि की पद्धति अपनाई जाती है काफ़ी, और जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण नागालैंड में ये झूम कृषि की जाती है, जिसके कारण वनों का विनाश हो रहा है और पर्वत जो क्रमशः देखोगे आप तो बंजर होते जा रहे हैं इसमें। और पूरब में जो कृषि है झूम कृषि, ये जो चक्र की अवधि थी, लेकिन अब इसमें यह कुछ घट करके सिर्फ 5 वर्ष हो गई है। ये पहले तो अधिक थी लेकिन अब ये घट चुकी है और 5 वर्ष हो चुकी है ये, यानी पहले ये इस वजह से अधिक थी कि जैसे कुछ क्षेत्र में जंगल था तो उसको काट करके उस पर खेती करते थे। जैसे जैसे जितने टाइम तक वो ज़मीन उपजाऊ रहती थी तब तक खेती करते थे, जैसे ही अनुपजाऊ हो जाती थी तो फिर उसको छोड़ देते थे, दूसरे स्थान पर चले जाते थे, फिर दोबारा बाद में या फिर आते थे तो आते भी थे तो काफ़ी टाइम के बाद, लेकिन अब उसको 5 वर्ष के बाद ही आने लगते हैं, ठीक है। तो उसी वजह से समझ सकते हो बंजर होते जा रहे हैं इसके ये प्रमुख कारण जो हैं। और ये भी समझ सकते हो पहले जो खेती की जा सकती थी उस पर काफ़ी टाइम तक की जाती थी, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा उस क्षेत्र पर 5 वर्ष की जा सकती है बस। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में हुआ। देखो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण है 1910 का ही है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा इसमें विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में, तो देखो ये भी सही है। और लाहौर षड्यंत्र ये 1916 में और 1930 में, ये दोनों ही सही हैं इसमें। तीसरा है इसमें काकोड़ी षड्यंत्र, ये गलत है, इसमें क्या 1924 में हुआ? देखो ये 1925 में हुआ था काकोरी जो षड्यंत्र है। 1924 में तो सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सभी ने कानपुर में एक क्रांतिकारी संस्था बनाई थी जिसका नाम रखा था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन,
ठीक है, 1924 में। फिर इसी संस्था ने आगे चल के 1925 में इन सभी ने काकोरी षड्यंत्र केस किया था। ठीक है, फिर 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना जा रहा था जिसको लूटा था इन्होंने, और इसको लूटने का जो प्रमुख उद्देश्य था, काकोरी नामक स्थान पर इन्हें ये हथियार मंगाने थे रूस से, और भी कुछ काम थे, तो उसी वजह से ये लूटा था। ठीक है, और इसमें फिर 29 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी काकोरी षड्यंत्र में, और मुकदमा भी चलाया गया था इनमें। और देखो, इसी घटना के बाद जैसे 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया, और इसमें से 4 लोग फेमस थे जिनको फांसी हुई थी। ठीक है, एक था राजेंद्र लाहिड़ी जिसको गोंडा जेल में फांसी हुई थी। अशफाक उल्ला खां, ये फैजाबाद में फांसी हुई थी इन्हें। देखो, अशफाक में फा आ रहा है तो फैजाबाद में भी फा आ रहा है, तो उस हिसाब से याद कर सकते हो। अशफाक को फैजाबाद में हुई थी। रोशन लाल को इलाहाबाद में हुई थी। रोशन लाल में लाल आ रहा है तो इलाहाबाद में इलाहा ला आ रहा है उसमें, तो उस हिसाब से। राम प्रसाद बिस्मिल, इनको गोरखपुर में हुई थी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में हुई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में हुई थी। इन सभी को भी याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? बताओ कौन सा नगर है, किस जगह से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा नगर कौन सा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, बताइए। देखो, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा से मिले हैं जुते हुए खेतों के साक्ष्य। और ये कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान का जिला है गंगानगर, उस जिले में पड़ता है। और इसकी खुदाई जो की थी एक घोष के द्वारा की गई थी 1953 में, याद रखना। और यहीं से देखो बेलनाकार मोहरें मिली हैं। इसके अलावा हमर कुंड भी मिला है, यहाँ से अग्नि कुंड भी मिला है, अलंकृत ईंटें भी मिली हैं, और तो और यहाँ पर ईंटों से जो बना हुआ चबूतरा भी मिला है। और देखो ऑप्शन बी देख लो, इसमें धौलावीरा, ये भी काफ़ी फेमस है। ये भी मिला है धौलावीरा जो है। धौलावीरा से क्या मिला है आपको बताओ, कोई बता सकता है धौलावीरा से क्या मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। देखो, धौलावीरा ये मिला तो गुजरात में है। ठीक है, काफ़ी फेमस स्थल है। धौलावीरा कहाँ मिला? गुजरात में। और यहाँ से जो जल निकासी प्रणाली थी उसके साक्ष्य मिले थे। ठीक है, देखो मोहनजोदड़ो, ये सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया दूसरा शहर है। पहला हड़प्पा था, जिस वजह से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 1922 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था इसको राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। सिंधु नदी के किनारे कराची के पास खोजा गया था 1922 में, याद रखना। देखो, मोहनजोदड़ो के बारे में बताऊं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, और यहाँ पर देखो सबसे बड़ी जो इमारत मिली है, एक विशाल अन्नागार मिला है, और सबसे प्रसिद्ध इमारत जो मिली है विशाल स्नानागार मिला है यहाँ पर। ठीक है, नटराज की मूर्ति भी मिली है, भगवान शिव का रूप माना गया है उसको। एक पुरोहित राजा की मूर्ति भी मिली। एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली, काफ़ी फेमस है, जो कांस्य द्वारा निर्मित थी। स्वामित्व चिन्ह मिला जिसे सातिया कहते हैं, अब देखा होगा आपने। और काफ़ी कुछ मिला है यहाँ से, तो समझ सकते हो। ठीक है, हड़प्पा भी काफ़ी फेमस है, हड़प्पा को भी याद कर लेना आप। सबसे पहला स्थल है, और 12 कच्छों का अन्नागार मिला वहाँ से। जौ और गेहूँ के साक्ष्य भी मिले। ठीक है, कब्रिस्तान मिला जिसका नाम रखा R37। कंकाल तो उसमें काफ़ी मिले थे, लेकिन जो कह सकते हो जिनकी खोज की जा चुकी तो वो 37 की जा चुकी, क्योंकि बाकी काफ़ी नाजुक थे तो उन पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। ठीक है, और देखो एक चनूदड़ो स्थल हो रहा है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, चनूदड़ो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में मिला था। एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का चनूदड़ो जो ग्रामीण है। ग्रामीण क्यों है? क्योंकि वहाँ पर कोई भी दुर्ग नहीं मिला था, इसलिए माना जाता है कि वो ग्रामीण है। और चनूदड़ो से ही गोल कच्ची ईंटें मिली थी, और ऐसा स्थल है ये, यहाँ से लिपस्टिक और चूड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य भी मिले चनूदड़ो से। अब ये देखो लोथल ये गुजरात में पड़ता है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का फेमस बंदरगाह भी हुआ करता था। ठीक है, ये भी आप याद कर लेना। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था, और ये गुजरात से मिला। और लोथल से चावल और बाजरे के साक्ष्य भी मिले, फारस की मुद्राओं के साक्ष्य भी मिले। इसी से अनुमान लगाया गया कि जो भारत इन सिंधु घाटियों का जो वासियों का जो व्यापार है वो फारस से भी होता था, फारस की मुद्राओं के मिलने की वजह से। ठीक है, तो काफ़ी फेमस है ये, याद रखना। सभी को अच्छे से पढ़ लेना, सिंधु घाटी सभ्यता को भी पढ़ना आप।
त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। त्रिरत्न या तीन रत्न किस धर्म में थे? बताओ। देखो, तीन रत्न यानी जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या आचरण, कुछ भी कह सकते हो। देखो, तो ये संबंधित हैं जैन धर्म से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किससे? जैन धर्म से। देखो, सम्यक ज्ञान यानी सटीक ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी सच्ची आस्था यानी विश्वास, और सम्यक आचरण यानी चरित्र, सटीक क्रिया, तो ये सभी किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से। देखो, जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी। इसके पहले तीर्थंकर हुए हैं ऋषभदेव, और इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं इसके। ठीक है, और देखो इसमें जैन धर्म में एक बौद्ध जैन संगति कराई गई थी 300 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। ठीक है, 300 ईसा पूर्व में यानी BC में ये कराई गई थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुई थी, और इसी संगति में जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बट गया था। देखो, उदयन, बिंबसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, ये सभी जैन धर्म के समर्थक हुए हैं, याद रखना। देखो, ऋषभदेव के द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई। इनके दो पुत्र हुए थे, भरत और गोमतेश्वर। गोमतेश्वर में कहा जाता है कि 200 हाथियों का बल था। गोमतेश्वर की मूर्ति है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, और यहीं पर जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे संलेखन या संतारा प्रथा के माध्यम से। ठीक है, 23वें तीर्थंकर हुए थे। इसमें पार्श्वनाथ पूछे जाते हैं वे, और फिर उसके बाद महावीर स्वामी हुए थे। देखो, पार्श्वनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्हीं के द्वारा जो 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के, वो दिए गए थे। जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति इकट्ठा ना करना, और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत जोड़े गए थे पार्श्वनाथ के द्वारा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, याद रखें। देखो, महावीर स्वामी के बारे में बता दूं मैं कुछ। इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडनवल ग्राम में हुआ था। ठीक है, और इनके बचपन का नाम था वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञात्र कुल के माने जाते हैं, माता का नाम था त्रिशला, लिच्छवी वंश की थी वो। पत्नी का नाम इनकी का यशोदा था। यशोदा थे इनको अड़ोज्या या प्रियदर्शना थी पुत्री। ठीक है, अयोध्या के पति का नाम था जमाली, जो आगे चल के इनके प्रथम शिष्य बने थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने, वर्धमान था इनका बड़ा भाई, उससे आज्ञा लेकर के गृह त्याग किया था महावीर स्वामी ने। फिर आगे चल करके फिर इनकी मुलाकात मखली गोसाल नामक व्यक्ति से हुई थी। यही फिर आगे चल के इनका अनुयायी बना, साथ रहने लगा था। अभी देखो, इस टाइम तक तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन मखली गोसाल जो है इनके साथ 6 वर्ष तक रहा था, फिर इन्हें छोड़ करके चला गया था। और मखली गोसाल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसी के द्वारा एक आजीवक संप्रदाय है जो भाग्यवादी धर्म था, उसकी स्टार्टिंग की गई थी। लेकिन देखो, उस टाइम जैन और बौद्ध धर्म कर्मवादी धर्म थे दोनों, और वो काफ़ी प्रचलित थे, तो उसी वजह से ये जो आजीवक संप्रदाय है काफ़ी नहीं चल पाया था, जल्दी समाप्त हो गया था। ठीक है, मौर्य वंश का बिंदुसार था शासक, जो आजीवक संप्रदाय को माना करता था। देखो, 12 वर्षों के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? जुम्मिक ग्राम में हुई थी, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी, एक साल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। और कैवल्य प्राप्ति के बाद ही वर्धमान जो है कैवलिन या फिर जिन या निर्ग्रंथ कहलाए थे ये, और इसी वजह से जिन से बना है जैन धर्म, याद रखना। और देखो, महात्मा महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य हुए वो जमाली हुए। प्रथम महिला शिष्य हुई चंदना, ये भी पूछी जा सकती है। और अनुयायी इनके स्थूलभद्र और भद्रबाहु, जो श्वेतांबर और दिगंबरों से संबंधित है ना। स्थूलभद्र तो श्वेतांबरों से, और भद्रबाहु दिगंबरों से। दिगंबरों का मतलब क्या है? दिगंबर समझ सकते हो। दिगंबर यानी जो नंगे वस्त्र धारण नहीं करते थे, जिनके दिशाएं ही वस्त्र होती थी। देखो, प्राचीन काल में जैन धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र मथुरा हुआ करता था, ऐसा कहा जाता है। और महावीर स्वामी ने मगध में जैन धर्म का प्रचार करने के लिए 11 गढ़दड़ थे उस टाइम में, वो नियुक्त किए थे। लेकिन इन्हीं के टाइम में उन 11 में से 10 की मृत्यु हो गई थी, एक बचा था इनके टाइम में ओनली। ठीक है, उसका नाम था आर्य सुधर्मन। फिर वही आगे चल के महावीर स्वामी के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। फिर 468 ईस्वी में
468 बीसी में महावीर स्वामी की पावापुरी में, यानी जो मल्ल महाजनपद है उसकी राजधानी है पावापुरी, उसमें मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के बाद भद्रबाहु जो था वो अपने अनुयायियों को लेकर के श्रवणबेलगोला कर्नाटक चला गया था और वहीं पर उसने दिगंबर की स्थापना की थी। यानी कह सकते हो 2 भागों में बट गया था। दिगंबर कहलाए थे उसके अनुयायी जो थे, ठीक है। और स्थूलभद्र के कहलाए थे श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। 320 में मैंने बता दिया था अकाल भी पड़ा था और उसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम जैन संगति का आयोजन भी कराया गया था, ठीक है। काफ़ी फेमस है और इसमें अध्यक्षता भी पूछी जाती है कि जो जैन संगति कराई गई थी पहली, उसमें अध्यक्षता किसने की थी। शासक था चंद्रगुप्त, लेकिन अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने, याद रखना। फिर चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने पुत्र जो बिंदुसार था उसको सिंहासन देकर के भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला ही चला गया था, ठीक है। 298 बीसी में उसने संलेखर या संतारा के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए थे। देखो श्वेतांबर और दिगंबर थोड़े रूप में बता देता हूँ, 2-3 अंतर समझ लेना। देखो श्वेतांबर जो होते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। श्वेतांबर स्थूलभद्र श्वेतांबरों के संस्थापक हैं, जबकि दिगंबरों के संस्थापक भद्रबाहु माने जाते हैं। महावीर स्वामी की शिक्षाओं को मानते हैं श्वेतांबर, केवल भद्रबाहु की शिक्षाओं को मानते हैं दिगंबर, ठीक है। और देखो श्वेतांबर महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं, जबकि जो दिगंबर हैं महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे। और देखो इस समुदाय में महिलाओं का प्रवेश मान्य है श्वेतांबरों में, और जो दिगंबर हैं उसमें महिलाएं जा नहीं सकती हैं, प्रवेश वर्जित है उनका। और 19वां जो तीर्थंकर हुआ था मल्लीनाथ, तो उसको महिला मानते हैं श्वेतांबर और मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं दिगंबर, ठीक है। इसकी संगति भी कराई गई। एक इसकी गुजरात के बल्लभी में 513 एडी में कराया गया था दूसरी संगति का। 300 में तो पहली संगति करा दी, दूसरी कराई थी 513 एडी में। किसने कराया था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, याद रखना। देखो जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है, जैन मठों को बसादी कहा जाता है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। और भी कुछ बच रहे हैं टॉपिक और आप याद करके अच्छे से किसी बुक से पढ़ लेना, ठीक है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है। सरकार के लक्ष्य कार्य हैं एक साइड में और एक साइड में सूचीवर्ष है। देखो सबके लिए आवास मुहैया कराना, ये किस वर्ष में, क्या 2021 में, क्या पूछा है इसमें, कौन सही सुमेलित है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य जो है क्या 2022 तक था, बताओ। देखो 2022 तक था, इसमें 2021 दिया हुआ है तो ये गलत है ना। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना 2020 तक, देखो ये पहले तो 2022 तक था सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना, लेकिन इसे आगे बढ़ा करके 2024 कर दिया है तो ये भी गलत है इसमें। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य क्या 2030 तक, देखो ये सही है। भारत वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन 2030 तक तीसरी बनने का लक्ष्य है। भारत से पूर्ण रूपेण मलेरिया उन्मूलन, पूरी तरह से मलेरिया का उन्मूलन के लिए वर्ष 2025 है या 26 है या 30 है। देखो मलेरिया उन्मूलन का तो वर्ष रखा है 2030, ठीक है, और टीबी उन्मूलन का 2025, तो ऑप्शन सी इसमें सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कथन और कारण देख लो। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है, कथन कहता है बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। कारण कहता है यह संगठन परस्पर सहयोग के लिए व्यापार, निवेश, उद्योग, परिवहन को बढ़ावा देता है। तो बताओ कौन सा सही है इसमें। देखो बिम्स्टेक के बारे में समझो। बिम्स्टेक जो एक क्षेत्रीय संगठन है और इसकी जो स्थापना की गई थी 6 जून 1947 को की गई थी, बैंकॉक सम्मेलन में की गई थी। और इसका जो उद्देश्य है वो आपसी सहयोग के लिए है, व्यापार, निवेश और उद्योग, परिवहन या जो आधारभूत संरचनाएं, इन सभी को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो समझ सकते हो ये दोनों ही सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ऑप्शन ए सही है इसका। भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ हैं और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसे किन के बाद में स्पष्ट किया गया था।
बताइए। AK गोपालन बना मद्रास राज्य, IC गोपालन बना भारत संघ पंजाब राज्य, या पश्चिम बंगाल बना पंजाब गणतांत्रिक अधिकार संरक्षण समिति पश्चिम बंगाल, या शंकरी प्रसाद सिंह देव बना भारत संघ। बताइए। देखो गोलकनाथ बना पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठित जो मूल अधिकार हैं वो अंतर्निष्ठ हैं, उन्हें किसी संवैधानिक या कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो याद रखना ये जो गोलकनाथ मामला है ये 1967 का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो बुनियादी संरचना के सिद्धांत से कुछ में जुड़े आपको बात बता देता हूँ, उन सभी को भी अच्छे से समझ लेना। जैसे कि एक हुआ है शंकरी प्रसाद बना भारत संघ मामला, वो 1951 में हुआ। उसमें कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है शंकरी प्रसाद में। फिर उसके बाद हुआ सज्जन सिंह बना भारत सरकार मामला 1961 में, उसमें कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। फिर उसके बाद ये तीसरा हुआ गोलकनाथ बना पंजाब 1967 में, इसमें मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता यह कहा गया था इसमें। फिर आगे केशवानंद भारती हुआ जो काफ़ी फेमस है, केशवानंद भारती बना केरल राज्य 1973 में, जिसमें मूल ढांचे की संरचना का प्रावधान किया गया। ठीक है। और देखो मिनर्वा मिल्स मामला आया भारत संघ मामला जो है 1980 का, मिनर्वा मिल्स और भारत संघ का 1980, इसमें न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही गई। बामन राव बना भारत संघ मामला आया 1981 में, इसमें 9वीं अनुसूची जो है न्यायिक समीक्षा के अधीन जोड़ी गई और इसमें 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो कानून 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे उन सभी को न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन रखा गया। यानी 24 अप्रैल 1973 के जो पहले के कानून पड़े होंगे उसमें कोई न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाद में किया जा सकता है, बाद के जो होंगे। देखो एक केस और हुआ था बच्चन सिंह बना पंजाब राज्य 1992 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था कि स्वयं में सरकार की आर्थिक नीतियों की समीक्षा नहीं करने का निर्वर्धन लगाया था उसमें। और देखो एक हुआ था एल चंद्र कुमार बना भारत संघ 1997 में, और एक SR बोम्मई हुआ था भारत संघ से 1994 में। उसमें भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है और यह भारत के मूल ढांचे का अंग है, ये प्रावधान किया गया था उसके माध्यम से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? 73वें संविधान की वैधानिक शुरुआत किसके द्वारा हुई है बताइए। 61वें, 62वें, 63वें या 64वें संविधान संशोधन के? 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? देखो इसकी शुरुआत हुई है 64वें संविधान संशोधन बिल से। देखो पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था ये, और संसद में 15 मई 1989 को 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, जो कि 15 अक्टूबर 1989 को राज्यसभा में पारित हो गया था। अतः आप समझ सकते हो इसमें 73वें संविधान संशोधन के रूप में पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64वां। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मानव शरीर में उर्विका यानी फीमर सबसे लंबी अस्थि है, बिल्कुल सही है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, तो देखो ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही सिंपल हैं, दोनों ही सही हैं। थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, हैजा जो होता है जीवाणु से ही होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक और दो दोनों। कथन और कारण देख लो। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण है इसमें यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। बताओ इन दोनों में कौन सा सही है? देखो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहली बात तो ये याद रखना। ये उदर गुहा में डायफ्राम जो होता है
उसके पीछे स्थिर होता है। जो डायफ्राम जो होती है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप खाते टाइम अगर बोलचाल करते हो तो जिसकी वजह से कुछ गले में या अंदर हिटक जाता है, जिसकी वजह से आपको छींक वगैरह जो आती हैं, काफ़ी परेशानी होती है, आंखों से आंसू आंसू भी आ जाते हैं। तो डायफ्राम जो होती है वो आपको उस टाइम काफ़ी मदद करती है, यानी वो झटका सा देती है जिस वजह से आपके जो कुछ गले में हिटक जाता है उसको बाहर फेंकने में मदद करती है। डायफ्राम काफ़ी महत्वपूर्ण होती है ये, और ये जो होती है उदर गुहा के पीछे स्थिर होती है ये, और आमाशय के कुछ भाग को ढके रखती है ये, ठीक है, याद रखना। और देखो, यकृत के द्वारा पित्त रस का स्रावण होता है जो पित्ताशय में जमा रहता है, ठीक है, और पित्त वसा के इलमलसीकरण द्वारा एक भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है, याद रखना। और वसायुक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो पित्त होता है, याद रखना। और देखो, यकृत वसापाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि वसापाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, तो देखो ये दूसरा गलत है, इसमें पहला सही है, ऑप्शन सी। खाली जगह का एक C-17 विमान नवंबर 2023 को फिलिस्तीन के लोगों के लिए 32 टन राहत सामग्री लेकर मिस्र के अल आरिस हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। अमेरिकी सेना, चीनी सेना, भारतीय वायुसेना या ब्रिटेन की सेना? बताइए कहाँ का था ये C-17 विमान। और देखो, पहली बात ये याद रखना कि ये जो हवाई अड्डा है मिस्र का है, अल आरिस हवाई अड्डा, तो ये कहाँ का था? देखो, C-17 जो विमान है भारतीय वायुसेना का था, जो फिलिस्तीन के लोगों के लिए 32 टन राहत सामग्री लेकर के मिस्र के अल आरिस हवाई अड्डे पर पहुंचा था, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना का। भारतीय नौसेना ने किस राज्य में 3 दिवसीय वार्षिक मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR अभ्यास आयोजित किया है? भारतीय नौसेना ने किस राज्य में किया है? उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश? बताओ। तो देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में किया है, ये गोवा में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करती है? ग्लोबेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखो, बौद्धिक संपदा संगठन है WIPO, ठीक है, इसके द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, WIPO, बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में देखोगे तो भारत की रैंक है 132, लेकिन आपको याद करना है 2024 की, उसमें देखना आप कौन सी रैंक है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है? बेल बार्कर कप, देखो ये दिया जाता है मुक्केबाजी के लिए, तो ऑप्शन बी सही है इसका। जिस प्रकार एक व्यक्ति गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए दिल्ली से शिमला जाता है, ठीक उसी प्रकार साइबेरिया और अन्य अत्यधिक ठंडे उत्तरी प्रदेशों से हजारों प्रवासी पक्षी किस ओर जाते हैं? पश्चिमी घाट, मेघालय, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में? देखो, ये भी पढ़ा होगा आपने शायद। बताइए। देखो, इसका सही जवाब है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में पड़ता है, ये यहाँ पर जाते हैं, भरतपुर जिले में पड़ता है ये, ठीक है। प्रत्येक वर्ष होती है यह घटना। और साइबेरिया और जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्र हैं उत्तरी प्रदेशों से हजारों प्रवासी जो हैं विदेशी, यानी राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित जो केवलादेव पक्षी विहार है यानी राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें आते हैं। और ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, मध्य अमेरिका, इसके अलावा अन्य ठंडे प्रदेशों से भी कम ठंडे क्षेत्रों में प्रजनन और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हेतु प्रवास करते हैं, ये याद रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी जीव का पारिस्थितिकीय निकेत किससे संबंधित है? बताइए चारों में से देख करके।
देखो किसी जीव का पारिस्थितिकी निकेत जो होता है जीव के विशिष्ट प्राकृतिक आवास से संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की प्रत्येक जो प्रजाति है किसी विशेष स्थान में निवास करती है और इस तरह के स्थान को पारिस्थितिकी निकेत यानी कर्मता कहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। प्रजातियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए नई पद्धतियों में विकास के साथ ही पारिस्थितिकी निकेत में भी परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, ये भी समझ लेना, ऑप्शन ए सही जवाब है। तो दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस सेट 33 कंप्लीट होता है। कल मिलेंगे फिर अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो। PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लो, M2M क्लासेस नाम से। बाय।